नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने मृदा के वर्गीकरण को पढ़ा हुआ, राइट। पिछली क्लास में हम लोगों ने मृदा के कैरेक्टर्स के बारे में, उसके सारी चीजों के बारे में बात की। अब मृदा के वर्गीकरण पे आते हैं और मृदा के वर्गीकरण में पहले हम विश्व स्तर की मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे और फिर भारत के। तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं मृदा का मृदा का वर्गीकरण, और जब मृदा के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मृदा का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं। एक तो विश्व स्तर पर मृदा का वर्गीकरण होगा और फिर दूसरा भारत के स्तर पर। ठीक है, और जब भी हम विश्व स्तर पर मृदा की वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहां पर तीन तरह से मृदा का वर्गीकरण किया है। सीएफ, मारबुट ने 1900 38 में 1938 में, ये कहां के थे? यूएसए के। 38 में मृदा का वर्गीकरण तीन आधार पर किया था। अब वो तीन आधार कौन कौन से हैं जिन पर इन्होंने बात कही थी मृदा के वर्गीकरण की? तीन आधार। सबसे पहले एक तो था क्षेत्रीय आधार था, क्षेत्रीय आधार इन्होंने बताया। एक तो जोनल एरिया होता है आप लोगों का, क्षेत्रीय आधार पर। दूसरा इन्होंने बताया कि अंतः क्षेत्रीय, इंटरनल जोनल, अंतः क्षेत्रीय आधार मृदा का। और तीसरा जो था वो अक्षेत्रीय, अजोनल, क्षेत्रीय आधार। तो इन तीन क्षेत्रों के आधार पर सीएफ मारबुट ने 1938 ईस्वी में मृदा का वर्गीकरण किया था कि तीन आधारों पर जब हम लोग बात करते हैं तो इन तीन आधारों पर ही मृदा के क्षेत्रीकरण की बात करते हैं। अब इसको एक फ्लो चार्ट से समझने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे यहां पर कि कैसे इन्होंने इस बात को बोला था। तो समझो, मिट्टी का वर्गीकरण। अभी हम लोगों ने देखा कि तीन आधार पर हमने मृदा का वर्गीकरण किया। तीन बना लिया हमने, नॉर्मल सी बात है। पहला हम लोगों ने क्षेत्रीय मृदा की बात की थी, क्षेत्रीय मृदा की बात की। दूसरा हम लोगों ने यहां पर अंतः क्षेत्रीय मृदा की बात की थी। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा अंतः क्षेत्रीय मृदा। और तीसरा मैंने बात की थी अक्षेत्रीय मृदा। अक्षेत्रीय मृदा।
अब इन तीनों का भी वर्गीकरण किया गया। जब इन तीनों के वर्गीकरण की बात यहां पर आती है तो हम लोगों को एक एक पॉइंट यहां पर पूरा वर्गीकरण कर लीजिएगा, फिर मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों का आएगा वो पेडा सल्फर, पेडाल्फर, पहला पॉइंट इसके आधार पर किया गया। दूसरा यहां पर जो बना, ठीक, तो यहां पर पेडाल्फर की बात की गई, पेडोकल की बात की गई। जब हम लोग क्षेत्रीय मृदा का नाम लेते हैं तो वहां पर टुंड्रा मृदा, अंतः क्षेत्रीय मृदा की बात करते हैं तो वहां पर लवणीय मृदा, दलदली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, और अक्षेत्रीय मृदा की बात करते हैं तो वहां पर जलोढ़, पर्वतीय, लोयस और हिमानी मृदा की बात करते हैं हम लोग। ये मिट्टी का टोटल वर्गीकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 1938 में इस मृदा के वर्गीकरण को दिया गया। अब इसी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आएगा, पेडाल्फर की बात करेंगे हम यहां पर। तो पेडाल्फर में आप लोग देखेंगे कि पेडाल्फर किस तरह की मृदा होगी। पेडाल्फर की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यह आता है पेड प्लस अल और फिर एफ ई, पेडाल्फ। ठीक, पेडाल्फ की जब हम लोग बात करेंगे तो इसको 3 वर्डिक्ट में हम लोग यहां पर तोड़ लेते हैं। अब तीनों का तात्पर्य की बात करें तो इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। अर्थ की बात करें तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम और फेरस की मात्रा इसमें अधिक दिख रही है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, इसमें एल्युमिनियम प्लस लौह अयस्क अधिक मात्रा में दिख रहा है। अधिक मात्रा में पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इस पेडाल्फर में क्या हो जाएगा, आपके लौह अयस्क और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होगी इसमें। ठीक, और अन्य प्रकार की जब हम लोग बात करते हैं पेडाल्फर में अन्य प्रकार का विभाजन होता है जिससे इसमें निम्न तरह की जो विभाजन से इसके पेडाल्फर के बनते हैं उसमें निम्न कंटेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो अब इसे हम लोगों को समझना है कि जब हम पेडाल्फर की बात कर रहे हैं तो मुख्य तत्व तो ये हैं, लेकिन इसके विभाजन से अन्य अन्य तरह की मिट्टियों का निर्माण होता है। तो वो कैसी होंगी, कौन कौन सी होंगी, उनको हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि उससे क्या क्या इस यहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहला पोटजाल मृदा आएगी। अब इसके वर्गीकरण में हम लोग आएंगे तो पोटजाल मृदा के बाद धूसर या भूरी मिट्टी, धूसर या भूरी मृदा, और तीसरे पे जब हम लोग बात करते हैं तो लेटराइट मृदा, ये 3 तरह की इस पेडाल्फर मृदा से 3 तरह की मृदाओं का निर्माण होता है। विभाजन के पश्चात विभिन्न प्रकार की अन्य विभाजन या विघटन के पश्चात जब ये एल्युमिनियम और आप लोगों के लौह अयस्कों का विघटन होता है तो 3 तरह की मृदाएं यहां पर निर्मित होती हैं। इसके विभाजन के पश्चात अन्य मृदा कौन कौन सी हैं?
पोर्ट जाल, धूसर, ये लेटराइट। ठीक, अब एक एक को आप लोग यहां पर समझिएगा। पोर्ट जाल की बात जब हम लोग करते हैं तो पोर्ट जाल मृदा, अब पोर्ट जाल मृदा में कौन कौन सी, अब यही मृदा पूछी जाएंगी अधिकतर, क्योंकि यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि इनका क्षेत्रीय विस्तार कहां पर होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके विस्तार की हम लोग बात कर लें। है ना, क्योंकि विस्तार जब इसका आप लोगों को पता हो जाएगा तब आप लोग इसे अच्छे से समझ पाओगे। यह मृदा कहां पर है, उत्तरी ध्रुवीय, दक्षिणीय, शीत ऋतु एवं पॉइंट बाय पॉइंट लिखो पहले। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो पोर्ट जाल मृदा कहां पर पाई जा रही है, पहला उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में। दूसरा शीत क्षेत्रों में, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। क्षेत्र में, और कह रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में ग्रीष्म क्षेत्रों में। ये पॉइंट यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा। ये मृदा कहां पर पाई जाएगी, सबसे पहले तो प्रश्न आप लोगों का ये आया कि यहां पर ये इन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां पर क्या मिलते हैं, कोणधारी वन मिलते हैं। अर्थात अगर बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो ये मृदा शीत और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में पाई जाएगी। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। और यहां पर क्या पाया जाता है, इस क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। क्या पाया जा रहा है, इन क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपको कोणधारी वन पाए जाएंगे। अब इस स्थिति में यदि हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें कि ये सिचुएशन कहां कहां आप लोगों को वर्ल्ड मैप में देखने को मिलती है, तो आप लोग देखोगे कि ये कहां कहां पर, सबसे पहला पॉइंट अगर आप लोग देखोगे दक्षिणी ध्रुव का, तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी, पहले तो उत्तरी अमेरिका में आप लोगों का अलास्का है, अलास्का का क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां पर आप लोग मैप लेके देखिएगा तो नॉर्मल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला आ जाएगा अलास्का, क्योंकि अलास्का के क्षेत्र को जब हम लोग बात करते हैं तो अलास्का का क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, शीतोष्ण और शीत वाले क्षेत्र में है। नॉर्मल सी बात है, उसे ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अलास्का का क्षेत्र हो जाएगा स्कैंडिनेवियन देश
नेक्स्ट और कहाँ ठंडी आप लोगों को देखने को मिलेगी? तो नेक्स्ट टाइम पे रूस का क्या है, साइबेरिया का क्षेत्र है, तो रूस आ जाएगा यहां पर। और साइबेरिया रूस के कहां पर है? अगर हम लोग देखें रूस को पॉइंट आउट करेंगे तो उत्तरी भाग, तो रूस के उत्तरी भाग यहां पर ये मृदा पाई जाएगी। और अगर इंडिया में इसको आप लोग पॉइंट आउट करना चाहो तो इंडिया के किस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे बर्फ जमी रहती है? तो लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या रहता है, बहुत समय तक लगभग 8 महीने बर्फ जमी रहती है। तो भारत का लद्दाख वाला क्षेत्र, भारत का लद्दाख, इसीलिए यहां पर कहा गया कुछ ग्रीष्म मतलब उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कुछ छोटा बहुत थोड़ा, छोटा यहां लिख दिया, थोड़ा बहुत मात्रा में ग्रीष्म क्षेत्र में। तो भारत तो कहां पर है, ग्रीष्म में ही है, उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में। तो भारत में भी ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? भारत के लद्दाख में देखने को मिलेगी, रूस के उत्तरी भाग में देखने, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखने की मिलेगी, और अलास्का जैसे क्षेत्रों में आपकी पेट जाल मृदा पाई जाएगी। मृदा पाई जाती है, ठीक है। यहां पर इन क्षेत्रों पर आपकी पेट जाल मृदा पाई जाएगी। अब एक चीज बताओ, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये पूरा क्षेत्र कैसा है? तो बर्फ से ढका रहना, अधिकांश समय यहां पर क्या रहती है? अधिकांश समय यहां पर बर्फ रहेगी। कॉमन सी बात है कि अधिकांश समय यहां पर जब बर्फ रहेगी तो एक चीज बताओ कि इन क्षेत्रों में जैव पदार्थ क्या होगा, रहेगा? क्या जैव पदार्थ यहां पर घुलनशील होगा या टूटेगा या फूटेगा, ऐसी कुछ स्थिति? क्योंकि यदि बर्फ में आप बॉडी भी सबमिट कर दोगे तो वो बॉडी आप 100 साल बाद भी निकालोगे तो बॉडी वैसे निकल आएगी, है ना। सूख सकती है लेकिन वो बॉडी डैमेज नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहां पर बर्फ रहेगी तो जैव पदार्थ जैव पदार्थ एवं कैल्शियम की मात्रा का अभाव होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, जब लंबे समय तक आपकी बॉडी भी यहां पर फ्रीज रहेगी तो यहां पर आपके जैव पदार्थ और अन्य कैल्शियम आदि खनिजों का क्या हो जाएगा, अभाव रहेगा। कॉमन सी बात है, यहां पर आपके ये सब चीजें मिलेंगी नहीं। और एक चीज और है कि यहां की मृदा भी जो होगी उसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी। तो यहां की मृदा की मोटाई, इसकी यहां की मृदा की मोटाई या कई बार गहराई भी दिया जाता है, गहराई कम होगी। अच्छा, गहराई कम क्यों होगी, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पर नवीन सॉइल का निर्माण क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जब वो पूरी तरह से बर्फ से ढका रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, घास हुआ, छोटी मोटी घास आएगी भी तो वो उसी में क्या हो जाएगी, सड़ गल के थोड़ा बहुत उसकी मोटाई में वृद्धि कर सकती है। फिर उसमें बर्फ आ जाएगी तो वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक,
इसका मतलब क्या है कि इस पूरी मृदा में क्या है, छोटी मोटी झाड़ियां पाई जाएंगी, झाड़ियां या शंकुआकार छोटे वृक्ष, ठीक, जो लगभग 2 इंच तक की गहराई पे होंगे और वो फिर कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो एक चीज समझो कि यहां पर इस भाग पर जैव पदार्थों की मात्रा क्या हो जाएगी, इस पदार्थ पे जो हम लोगों ने कहा कि यहां जैव पदार्थों की मात्रा कम हो जाएगी, तो इस सिचुएशन को देखते हुए यहां पर आपको क्या जैव पदार्थ ज्यादा मिलेगी। तो जब जैव पदार्थ नहीं मिलेंगे बाबू, तो एक चीज यहां पर दूसरा पॉइंट भी निकलेगा कि ये झाड़ियां वाड़ियां रहेंगी, थोड़ी बहुत घास निकल आएगी, जैव पदार्थ होंगे नहीं, खनिज पदार्थ होंगे नहीं, तो यहाँ की ये मृदा, पेट जाल मृदा कैसी हो जाएगी, मृदा अनुपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी। अब देखो, हम लोग जब टुंड्रा टैगा पढ़ते हैं तो अब हम लोगों को इस मिट्टी से कनेक्ट करना पड़ेगा। मिट्टी से आप कनेक्ट करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भैया टुंड्रा वाली जगह पर इस तरह की सिचुएशन निर्मित हो रही है, तो नॉर्मल सी बात है यहां पर फर्टिलिटी कैसी हो जाएगी, मृदा की अत्यधिक कम हो जाएगी। जब फर्टिलिटी अधिक कम हो जाएगी तो इस पूरे क्षेत्र में कोई भी खेती किसानी योग्य भूमि नहीं होगी। और दूसरा रीजन क्या है कि इन क्षेत्रों में खेती किसानी योग्य भूमि नहीं होगी, क्योंकि लगभग 8 से 10 महीने यहाँ पर क्या रहती, बर्फ जमी रहती, और 8 से 10 महीने जब साफ बर्फ जमी रहेगी तो उसका भी इंपैक्ट आप देखेंगे, तो उसका भी प्रभाव आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये तो आप लोगों की रही पूरी की पूरी पेट जाल मृदा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। अभी इसका विस्तार कहां तक है, इसका क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मैंने लिखा कि थोड़ा सा कम पाया जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल हमने दिया कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत के विस्तार की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो भारत का विस्तार, वैसे वास्तविकता में हम देखें तो भारत में 2 तरह की जलवायु होनी चाहिए। अगर हम भारत में जलवायु की बात करें तो भारत में मुख्यतः 2 जलवायु, क्योंकि भारत का विस्तार में हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी भी है, उसमें देखा होगा कि भारत का विस्तार उपोष्ण और उष्ण कटिबंध, उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में हुआ है। ये किसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत का विस्तार जो है वो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में हुआ है। वो हम लोग बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा गेम हम लोग डिसाइड करते हैं अक्षांशीय आधार पर। किसके आधार पर? अक्षांशीय आधार पर, कि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन कटिबंधों के आधार पर भारत में जलवायु कैसी हो जाएगी, तो भारतीय जलवायु भी कैसी होनी चाहिए, भारतीय जलवायु कैसी होगी, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। यहां पर 2 तरह की जलवायु, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में विश्व की समस्त जलवायु पाई जाती है। केवल 2 ही जलवायु नहीं, भारत में विश्व की समस्त जलवायु पाई जाती है। उसका आधार क्या है, उसका मुख्य आधार क्या बनता है, भारत में विश्व की समस्त जलवायु पाई जाने का मुख्य कारण क्या बना, तो भारतीय प्लेट का तिब्बतन प्लेट से टकराना। क्या था इसका मुख्य आधार, भारतीय
प्लेट का प्लेट से टक्कर है और इस टक्कर के पश्चात ही क्या निर्मित हुआ? हिमालय। अब जो यूपीएससी का दे रहे हैं वो ध्यान से रहें, इसमें मैंने लिखा है भारतीय प्लेट का तिब्बतन प्लेट से टक्कर, ये वर्ड भी आप लोगों को दिया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। तो उसका मतलब है हिमालय का निर्माण, और हिमालय का निर्माण इन द सेंस पर्वतीय क्षेत्रों के निर्माण की बात कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण की बात कर रहा है वो। अब पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण की बात है तो इसका मतलब है कि भारतीय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि होगी, ऊंचाई में वृद्धि होगी। अब कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा उतना गंगा नहा लोगे। जब पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो ऊंचाई में वृद्धि होगी। ऊंचाई में वृद्धि का मतलब होता है ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, ये सभी को पता है। यही कारण है कि जब लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख की ऊंचाई भारतीय समुद्र तल से अत्यधिक है। लद्दाख की ऊंचाई भारतीय समुद्र तल से अधिक है, और अधिक होने के कारण यहां पर क्या है, यहां की जलवायु में परिवर्तन होता है। यहां की जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि, तापमान में कमी, सूर्य ताप में कमी, जो आप लोगों को ध्रुवीय क्षेत्र में दिखाई देता है, वो स्थिति लद्दाख में आप लोगों को दिखाई देने लगती है। इसलिए भारतीय क्षेत्र और भारतीय जलवायु विश्व की भिन्न जलवायु या विश्व की सबसे टफ जलवायु को माना जाता है। कि भारत की जलवायु जब एक्सप्लेन की जाती है तो सबके पसीने छूटते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लद्दाख की चर्चा यहां पर किए तो उसका रीजन क्या था, उसका आधार क्या था, उसका कारण क्या बन रहा था। तो इन चीजों को समझने का यहां पर प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने कहा था धूसर या भूरी मृदा, धूसर या भूरी मृदा। अब धूसर या भूरी मृदा की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे बात ये आती है कि ये मृदा कहां पर पाई जाएगी। मतलब पहला पॉइंट आएगा धूसर भूरी मृदा। ठीक, तो धूसर भूरी पेट जाल मृदा की बात जब हम लोग कहते हैं, पेट जालिक मृदा भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, जालिक मृदा, धूसर भूरी पेट जालिक मृदा भी इसको कहा जाता है, पूरा नाम पेट जालिक मृदा भी इसे यूज किया जाता है। तो ये कहां पर पाई जाएगी? अभी हम लोगों ने बात की थी पेट जाल की, किसकी बात कर रहे थे? पोट जाल मृदा की। तो इसका विस्तार क्या कहां पर होगा? जहां पर भी पोट जाल मृदा होगी उसके दक्षिण में यह मृदा पाई जाती। पोट जाल मृदा के दक्षिण में पाई जाती है। पहला पॉइंट, इसका विस्तार कहां है कि पोट जाल मृदा जहां पर भी होगी उस मृदा के दक्षिण में यह पाई जाएगी। अब इसके विस्तार की बात कर लें कि कहां कहां किन किन क्षेत्रों में यह विस्तारित है।
तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो मध्य एवं पश्चिमी यूरोप में, मध्य एवं यूरोप है इसके क्षेत्र में। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट कहां पर आ उत्तर पूर्वी यूएसए, उत्तर पूर्वी यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और कहां इसका विस्तार है, ठीक, उत्तर पूर्वी चाइना, पूर्वी चीन में, इसका मुख्य विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, इसका क्षेत्र कहां है, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये इसका विस्तार क्षेत्र है। अब जब आप एटलस में देखोगे तो ये का पूरा क्षेत्र यहां पर क्या पाए जाएंगे, यह समशीतोष्ण क्षेत्र होता है। ये कैसा क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जिस क्षेत्र की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और यहां पर अगर जब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहां पर वनस्पतियों की हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां पर वनस्पतियां कैसी पाई जाएंगी, समशीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाएंगे। यहां पर वनस्पतियों की अगर हम लोग चर्चा करें, यहां पर वनस्पतियां कैसी पाई जाएंगी, पतझड़ वन यहां पर पाए जाएंगे। कॉमन फिनोमिना के साथ अगर हम लोग देखते हुए चले तो यहां पर क्या हो जाएगा, पतझड़ वन पाए जाएंगे। है ना। और अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट पेट्जाल की बात की थी, किसकी, पोर्टजाल की बात की थी, पोर्टजाल मृदा की। और पोर्टजाल मृदा में मैंने 2 जगह को काउंटर किया था, यहां पर एक तो शीत को लिया था और दूसरा शीतोष्ण को लिया था। अब थोड़ा सा यहां पर समझना। और धूसर या पैटजालिक मृदा में हम लोग कहां चल रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में भी क्या हो जाएगा, पोर्टजालिक प्रक्रिया चालू होगी। क्या होगी, यहां पर भी प्रक्रिया होगी। क्यों होगी साहब, क्योंकि यह भी क्या है, ठंडा क्षेत्र है। क्या है, ये ठंडा क्षेत्र है। ठीक, जो चीजें हम लोगों ने पोर्टजाल में देखा था, पोर्टजालिक प्रक्रिया यहां पर भी लागू होगी, कहीं अलग तो है नहीं यहां पर। ठीक, लेकिन यहां पर जब ठंड की बात कर रहे हैं तो ये पोर्टजाल की अपेक्षा ये कम ठंडा क्षेत्र है। क्या है, ठंडा तो है लेकिन कम ठंडा क्षेत्र है। अब जब कम ठंडा क्षेत्र होगा तो एक चीज समझो कि यहां पर कुछ
हम लोगों ने जब ये कम ठंडा क्षेत्र है, और पोर्ट जाल में जब हम लोगों ने बात की थी, यहां पर मैंने कहा था कोणधारी वन, लेकिन ये कम ठंडा क्षेत्र है, तो यहां पर जीवाणु का विकास होगा, यहां पर मिश्रित वनस्पतियां पाई जाएंगी, इन द सेंस एक तो शंकुआकार वन पाए जाएंगे ही, और इसके साथ साथ चौड़ी पत्ती के भी वन पाए जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर चौड़ी पत्ती वाले भी वन पाए जाएंगे। अब इन दोनों की स्थिति को देखते हुए यहां पर क्या हो जाएगा, जीवाश्म भी पाए जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या था, यहां पर मैंने जीवाश्म की चर्चा नहीं की थी। क्यों? क्योंकि कोई चीज सड़ेगी ही गलेगी नहीं। क्यों नहीं सड़ेगी? क्योंकि साफ टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा है कि वहां कुछ भी चले फेंक दो तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्रिज में अगर हम कोई भी चीज डाल देंगे तो वो पड़ी रहेगी, वो सड़ेगी नहीं। हाँ, उसका सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है, लेकिन वो सड़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी, है ना, उसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब कम ठंडा क्षेत्र है, नॉर्मल सी बात है, ऐसे वन पाए जाएंगे, चौड़ी पत्तियों के वन पाए जाएंगे, तो यहां पर जीवाश्म पाए जाएंगे। कॉमन है, यहां पर जीवाश्म पाए जाएंगे। अब जीवाश्म कहां से आएंगे, तो जीवाश्म का मतलब है केवल जीव नहीं, इन पौधों की पत्तियों के जो अंश हैं, जो ह्यूमस है, वो यहां पर पाया जाएगा। ये वैसी की वैसी ही नहीं बनी रहेंगी, ये सड़ेंगी गलेंगी, इनके प्रोसेस होंगे, तो यहां पर ये भी समझने वाली बात है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगी, यहां पर सड़ेंगी गलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जब इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो सामान्यतः मृदा का निर्माण भी होगा। इस स्थिति में अगर हम इन सब को लें और जीवाश्म को ले लें तो यहां पर क्या होगा, सामान्यतः मृदा का निर्माण होगा। ठीक, अब जब सामान्यतः मृदा का निर्माण होगा तो एक चीज यहां पर समझने वाली बात जो है कि सामान्यतः जब हम मृदा के निर्माण की बात कर रहे हैं तो मृदा की मोटाई क्या हो जाएगी, अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगी। कैसे मृदा की मोटाई बढ़ेगी, क्योंकि जो ह्यूमस है, दूसरा पत्तियां जब सड़ेंगी गलेंगी, ये क्या करेंगी, मृदा का निर्माण करेंगी ना। ये सभी मिलकर क्या कर देंगी, नवीन मृदा का निर्माण करेंगी। ठीक, नवीन मृदा का निर्माण करेंगी। अब जब यहां पर नवीन मृदा बनेगी तो बाबू इसका मतलब यह है कि यहां पर जो पैट जाल में मृदा की हम लोग बात कर रहे थे उसका और इसमें अंतर क्या देखने को मिलेगा, वहां पर मोटाई कम थी, यहां पर मृदा की मोटाई या गहराई में वृद्धि होगी।
तो यहां पर मृदा की मोटाई एवं गहराई में वृद्धि होगी। क्लियर हुआ कि यहां पर पेट जाल की अपेक्षा मोटाई में भी वृद्धि होगी और उसकी क्या हो जाएगी, डेप्थ जो होगी उसमें भी वृद्धि होगी। अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षाकृत, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेट जाल की अपेक्षाकृत इसमें मोटाई और इसकी गहराई में वृद्धि देखने को मिलेगी यहां पर। अब लेटराइजेशन, लेटराइट मृदा। अब लेटराइट मृदा की जब हम लोग यहां पर बाबू बात करते हैं तो यह कैसी, कहां पर पाई जाएगी, जहां पर मृदा कैसी होगी, आर्द्र होगी और यहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक, यहां की मृदा, लेटराइट मृदा कहां पर पाई जाएगी, वहीं पर पाई जाएगी जहां पर सबसे पहले लेटराइट मृदा के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन की जरूरत होती है। अब देखो ये अपना क्या है, विषुवतीय क्षेत्र है। क्षेत्र और दूसरा वाला भाग क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन दोनों की बात करें तो यहां पर मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है, विषुवतीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखें। अब जब सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी तो यहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो एक चीज सोचो, यहां पर वाष्पीकरण के संघनन की प्रक्रिया होगी, क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा, संघनन ज्यादा होगा। और जब संघनन ज्यादा होगा तो बाबू यहां पर क्या हो जाएगी, वर्षा ज्यादा होगी, या वर्षा के बूंदों के आकार बड़े होंगे। वर्षा के बूंदों का आकार बड़ा होगा। है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, वर्षा के बूंदों का आकार बड़ा हो जाएगा। अब दोनों ही सिचुएशन जब इस तरह की होंगी कि बूंदों का आकार बड़ा हो जाएगा, वर्षा ज्यादा होगी, तो कॉमन सा फिनोमिना एक चीज ये समझो कि यहां पर क्या हो जाएगा, जब इस क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, प्रतिदिन वर्षा या अत्यधिक वर्षा। और ये सिचुएशन कहां पर बनेगी, ये मानसूनी जलवायु में बनेगी।
और ये कहां पर बनेगी, ये आर्द्र क्षेत्रों में बनती है, आर्द्र क्षेत्रों में। ठीक, अब इतनी चीजें हम लोगों ने यहां से समझ ली कि भैया ये गेम तो यहीं से चल रहा है। अब यहां पर प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा कि और कहां पर ये स्थिति है। एक तो मानसूनी जलवायु की बात हम लोगों ने कर ली, अब विषुवतीय क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो नॉर्मल सी बात है दूसरा पॉइंट आ जाएगा, विषुवतीय जलवायु में ये बनता है, विषुवतीय जलवायु में लेटराइजेशन होगा। और तीसरा इन्हीं का एक भाई और है जो 15 से 16 डिग्री पे खेलता है, वो है सवाना क्षेत्र। तो नॉर्मल सी बात ये आ जाएगी कि सवाना की जलवायु में भी ये स्थिति बनेगी, सवाना जलवायु में भी। तो इसका मतलब है लेटराइजेशन की प्रोसेस जो है वो केवल मानसूनी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है या मानसूनी जलवायु तक सीमित नहीं है। लेटराइजेशन की स्थिति मानसूनी जलवायु में भी होती है, विषुवतीय जलवायु में भी होती है और सवाना जलवायु में भी पाई जाती है। अब ये तो हो गया आप लोगों का मृदा का जो कहां पर इस तरह की यह जलवायु या लेटराइट मृदा पाई जाएगी, किन किन जलवायुवीय क्षेत्रों पर। तो आपको मौसमी हो गई, विषुवतीय हो गई और सवाना जलवायु के क्षेत्रों में आपके लेटराइजेशन की प्रोसेस होगा। ये तो आप लोगों को इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यहां पर आती है कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, किन किन जगहों पर या किन किन देशों पर है। तो विस्तार की बात करो अब, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आप लोगों को। आप लोग केवल और केवल पीटी और मेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऑप्शनल की बात यहां पर नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों को यहां पर डेप्थ में नहीं जाना। तो पहला पॉइंट आ जाता है ब्राजील, जहां इस तरह की आप लोगों को जलवायु देखने को मिलेगी, इस तरह के क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पश्चिमी द्वीप, तो नॉर्मल सी बात है ये आप लोगों का उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के इस तरफ आप जाएंगे तो आपके साउथ आइलैंड्स हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पश्चिमी द्वीप के बाद यदि हम लोग देखें तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, उसमें लिखे पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीका, एवं पूर्वी अफ्रीका में इस तरह की जलवायु पाई जाएगी या इस तरह की मृदा पाई जाएगी। जलवायु का नाम आ रहा है, इस तरह की मृदा पाई जाएगी जहां पर लेटराइजेशन ज्यादा होती है। बोर्नियो, अब इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा, इससे भारत नहीं अछूता रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है दक्षिण भारत भी इसका भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत भी इसका भाग होगा। दूसरा श्रीलंका भी तो समुद्री क्षेत्रों में ही बैठा है, तो श्रीलंका भी इसका भाग हो जाएगा। यहां पर भी लेटराइजेशन या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, इन क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक, तो ये तो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया कि इस तरह के मृदा का विस्तार जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन समस्त क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट
गाना है ना, नीले नीले अंबर से जब चांद मुस्काए, ऐसे कुछ। तो उसका प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है, तो हम लोग उसी प्रभाव को ठीक है। अब ये क्या है, आपका आकाश। अब जब यहां पर वर्षा, ये वर्षा, वर्षा का प्रोसेस है, और जहां पर तीव्र वर्षा, मैंने दो वर्ड बोला था, तीव्र वर्षा और दूसरा प्रतिदिन वर्षा। तो तीव्र वर्षा और प्रतिदिन वर्षा उसी प्रोसेस में तीव्रता के साथ होगी, तो ये धरातलीय क्षेत्र में क्या होगा, ये आपकी ऊपरी इसको हम लोग कहें तो ये आपकी क्या है, ऊपरी क्रस्ट है। और इसी ऊपरी क्रस्ट में क्या हो जाता है, पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और ये खनिज पदार्थ क्या करते हैं, आपको खेती योग्य भूमि, पेड़ पौधों के विकास, नेक्स्ट के लिए भोजन, ठीक, आदि का निर्धारण करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो फालतू की चीजें हैं, काम की बात नहीं है। अभी जब ये सारी चीजें आएंगी और यही जब यूपीएससी घुमा के दे देगा तो घूम नाच पांच के एकदम पलट जाओ। क्या हो जाता है कि हम लोग दिमाग को स्थिर भाव से नहीं रखते हैं और मेन चीजें जहां पर हम लोग अटैक करना है वहां तक चीजें नहीं समझ पाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो कि इन वर्षा के कारण यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, ये खनिज जो आप लोगों के होते हैं वो कहां जाते हैं, धरातल के नीचे। यहां पर खनिज जो हो जाता है वो ऊपरी क्रस्ट से आकर निचली क्रस्ट की तरफ अग्रसर हो जाता है। खनिज पदार्थ लैटराइजेशन के कारण ऊपरी क्रस्ट से नीचे की तरफ
की तरफ अधिक गहराई पर चले जाते हैं, गहराई पर चले जाते हैं। और जब ये खनिज पदार्थ या पोषक तत्व और पोषक तत्व क्या होते हैं, आपकी जमीन से नीचे की तरफ चले जाते हैं। क्यों नीचे की तरफ चले जाते हैं? क्योंकि यह हल्के होते हैं तथा भारी तत्व ऊपर की तरफ रह जाते हैं। तो जब भारी तत्व ऊपर की तरफ रह जाएगा तो एक चीज तो कॉमन सी बात है कि भारी तत्वों में हम पृथ्वी की बात करें यहां पर, तो आप लोगों को एक चीज स्पष्ट यहां दिखाई देगी कि भारी तत्व जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लौह अयस्क होंगे। अयस्क होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें कि लौह अयस्क के साथ साथ क्या होगा, तो एल्यूमिनियम होगा। उसके बाद क्या होगा, लौह अयस्क के साथ साथ सिलिका होगी। उसके साथ साथ क्या होगा, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हो जाएंगे। पत्थर होंगे। ठीक, ये सब चीजें क्या हो जाते हैं, आपके धरातल के ऊपर आ जाते हैं। ये क्या आ जाएंगे, धरातलीय क्षेत्र में ऊपर आ जाते हैं। अब एक चीज समझो कि जब इसमें जो मेन पोषक तत्व थे वो धरातल के नीचे चले गए हैं और लौह अयस्क आ गया, एल्युमिनियम आ गया, सिलिका आ गई और कंकड़ पत्थर ऊपर आ गए, मतलब वेस्टेज मटेरियल जो था वो ऊपर की तरफ आ गया। और जब वेस्टेज मटेरियल ऊपर आ जाएगा तो यहां की जमीन कैसी हो जाएगी, जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी। पहला पॉइंट तो अनफर्टिलाइज्ड लैंड हो जाएगा, कॉमन सी बात है कि अनफर्टिलाइज्ड लैंड हो जाएगा। अब साहब एक चीज ये बताओ कि जब अनफर्टिलाइज्ड लैंड हुआ तो उसके साथ साथ जो हमने अभी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की बात की, हमने सिलिका की बात की, हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जमीन कैसी हो जाएगी, बजरीली। यहां पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलेंगे तो बजरीली हो जाएगी, जमीन कैसी हो जाएगी, बजरीली। तो और जब ये सारी चीजें ऊपर आ गई हैं तो इसका धरातल का रंग कैसा हो जाता है, लाल दिखाई देता है। मिट्टी यहां पर दिखाई देती है। तो ये समझो कि एक एक पॉइंट पर अगर हम लोग अटैक मार रहे हैं तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि साहब पूरा गेम तो पलट रहा है यहां पर। तो ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, ठीक, इतना पॉइंट क्लियर है। हाँ, एक पॉइंट इसमें छूटा कि इसमें ह्यूमस पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। इसमें एक पॉइंट हम लोगों ने यहां पर मिस किया। अब मैं इसे हटा दूं इतनी चीजें।
लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? एक चीज बताओ, ह्यूमस की मात्रा तब पाई जाती है जब यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों को वनस्पतियां पाई जाएं, ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे तो वो सड़ेंगे गलेंगे, तब ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर पाई जाएगी। और जब बंजर जमीन होगी तो वहां पर ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ना के बराबर होती है। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। लाल मृदा, लाल मिट्टी, रेड सॉइल। अब लाल मिट्टी कैसे हुई? कलिंगर के युद्ध के बाद अशोक ने लगभग 5 से 6 लाख लोगों को मार डाला। उनके खून के कारण मिट्टी का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। ऐसा है, आप लोग बताइए कि क्या ये रीजन है कि मिट्टी का रंग लाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बताइए, क्या कलिंगर के युद्ध के बाद जो मिट्टी लाल हुई थी उसके कारण मिट्टी का रंग लाल हो गया? हाँ, तो लाल मिट्टी का विस्तार जो है विस्तार की जब हम लोग बात करते हैं तो ये उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों के आर्द्र भागों में इसका विस्तार होता है। उष्ण इसका क्या होगा? आप दोनों ही भागों में उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध के आर्द्र भागों में इसका विस्तार होता है। ठीक है, अब एक चीज तो ये समझ में आ गई कि ये आर्द्र भागों में विस्तार होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, और ये उष्ण कटिबंधों में मुख्यतः कहां पर पाया जाएगा? उष्ण कटिबंध में मुख्यतः सवाना क्षेत्रों में पाया जाता है। कुछ यहां पर एमपी के होंगे, वो तो सीधा कह देंगे सर हमारे यहां भी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आप लोग भी उष्ण कटिबंध में ही है। ठीक, कई बार क्या होता है कि एक बार ऐसे ही मैं क्लास ले रहा था तो हुआ क्या कि कुछ लड़के एमपी के थे और मैं पढ़ा रहा था। अचानक से उन लड़कों ने कहा कि नहीं सर, उष्ण कटिबंध में सवाना वाले क्षेत्रों में ही नहीं पाया जाता, हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसीलिए मैंने आज इस चीज को कोट किया कि उष्ण कटिबंध में आपका सवाना क्षेत्र में वो जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है वो भी उष्ण कटिबंध में आता है। जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो भी उष्ण कटिबंध में आता है। तो एकदम से जोश में आप लोगों का ये क्वेश्चन जनरेट होना शुरू हो, क्योंकि हर चीज का एक मतलब होता है। ठीक, तो अभी मुझे वो बात याद आई गई तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी में चलती है। तो एकदम से जोश मत दिखाइए, धैर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो ये मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? उष्ण कटिबंध में और सवाना क्षेत्रों में भी, क्योंकि भारत की लाल मिट्टी पे जब हम बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। अब यहां पर क्या होता है कि इस तरह की लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लौह अयस्क की मात्रा, अयस्क की मात्रा सर्वाधिक। जो लाल मिट्टी का क्षेत्र होता है, इस लाल मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में लाल अयस्क कह रहा हूं, लौह अयस्क पाया जाता है।
अब जब लौह अयस्क पाया जाएगा तो आपके अयस्क के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करती है तो ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड बनाने के बाद क्या हो जाता है कि आयरन ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, ओर्स होता है, उसमें एक लाल रंग की फफूंद जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण आपकी मिट्टी यहाँ पर लाल दिखाई देती है। तो ये आप लोगों को समझने वाला पॉइंट था, लिखने वाला पॉइंट नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट अभी हम लोगों ने लेटराइजेशन देखा। अत्यधिक वर्षा के कारण भी ये कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। अत्यधिक वर्षा के कारण भी इसमें क्या हो जाएगा, लेटराइजेशन हो जाएगा। हो जाएगा। अब लेटराइजेशन हो जाएगा तो इसका मतलब है खनिज तत्व तो कहां चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे जाएंगे। अब जब साफ खनिज तत्व तो नीचे जाएंगे तो इसका मतलब है कि लौह अयस्क जो होगा, अयस्क वो ऊपर आ जाएगा। और जब लौह अयस्क ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिट्टी आपकी कैसी दिखाई देगी, लाल रंग की दिखाई देगी। लेकिन इसमें जीवाणु अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या है, इस मृदा में जीवाणु अत्यधिक पाए जाते हैं। और जब अत्यधिक, क्योंकि ये आर्द्र भाग में है, ठीक, अब आर्द्र भाग में जीवाणु अधिक पाए जाएंगे तो ये ह्यूमस को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ह्यूमस को खा जाते हैं। जैसे ही ह्यूमस को खाएगा तो इसका मतलब है कि ह्यूमस जब खा जाते हैं तो इसका मतलब है इस मिट्टी में क्या हो जाएगा, ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है, लाल मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दूसरा, ये लेटराइट मिट्टी की तरह अनुपजाऊ नहीं होती, ये उपजाऊ जमीन होती है। ये कैसी होती है, उपजाऊ जमीन होती है। जबकि लेटराइट मिट्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो लेटराइट मृदा कैसी होती है, अनुपजाऊ होती है, अनुपयोगी होती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक, कई बार अत्यधिक वर्षा के कारण भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। नेक्स्ट, पेरी मृदा। पेरी मृदा की जब हम लोग बात करते हैं तो इसे समझिएगा कि पेरी मृदा में क्या क्या चीजें होती हैं। यह मुख्यतः अमेरिका के, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये पेरी मृदा जो है, ये मृदा, इसको ऐसे बनाओ तब समझ में आप लोगों को आएगा।
ये मृदा की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इस चीज की कि ये मिट्टी कहां है। तो ये मिट्टी बीच में है, धूसर मिट्टी और चेरनोजम मिट्टी के मध्य पाई जाती है। इस मिट्टी में जब हम पेरी मृदा की बात करते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे पाई जाती है। धूसर मृदा और चेरनोजम मृदा के बीच में पाई जाती है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यहीं पर पाई जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जहां पर भी है वो यही मृदा है जहां पर सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहां के आगे हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा टॉपिक है ये। आप लोग एक बार समझ लेंगे, यहां से निश्चित रूप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे ही जाने। ठीक, या भारतीय मृदा से पूछा जाएगा, या यहां से पूछा जाएगा, या वनस्पतियों से कनेक्ट करके पूछा जाएगा। तो हम लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए। चलिए फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।